Hi everyone, how are you? I think you guys are good. Welcome to my channel Study with Deepa Saini. I am Deepa. Today we will do composition of atmosphere यानी वायुमंडल का संगठन। लास्ट वीडियो मैंने कराई थी, उसमें मैंने आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कराया था और वायुमंडल की संरचना उसमें हमने लेयर्स पढ़ी थी। आज इस टॉपिक में वायुमंडल का संगठन, हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं वायुमंडल का संगठन। इसमें आज हम करेंगे गैसें कि हमारा वायुमंडल बना किससे है, क्या क्या है वायुमंडल के अंदर, वो सारी चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे पहले वायुमंडल के संगठन में बहुत सारी गैसें आती हैं, जैसे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी आपकी ऑर्गन, नियोन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जोनोन, बहुत सारी गैसें आती हैं और ये सारी की सारी गैसें मिलकर ही हमारा वायुमंडल बना है। ठीक है, वायुमंडल क्या है? कुछ भी नहीं है, गैसों का मिश्रण है, अर्थ के साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बंधा हुआ है। और अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपके बार बार पुट भी होते हैं। सबसे आप पहले बात करें, वायुमंडल के संगठन में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। N2 यानी नाइट्रोजन नियर अबाउट आपकी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। O2 यानी ऑक्सीजन आपकी 20.93% बिल्कुल एग्जैक्ट है, वैसे 21% आपको मिल जाएगा एग्जाम में। थर्ड नंबर पर आती है ऑर्गन आपकी होती है 0.93%। नेक्स्ट आती है हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी मात्रा में? 0.03% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नियोन का नंबर आता है, फिर क्रिप्टॉन होती है, फिर जनोन होती है, ठीक है, ओजोन भी होती है, बहुत सारी और छोटी छोटी हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, पर उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। हमें केवल इन 4 गैसों का परसेंटेज पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.93%, नियर अबाउट 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये चारों गैसें और इसके अलावा क्रिप्टॉन, नियोन, जनोन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम सारी के सारी आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल में सबसे निचले लेवल पर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखी हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो मेरी इस वीडियो को, फर्स्ट वाली का, उससे पहले पार्ट को। ये पार्ट 2 है, ये क्या है? ये पार्ट 2 है, ये वीडियो का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है। ठीक है, वो वायुमंडल की संरचना है, ये संगठन है। जब मैंने इसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल ये करवाया था, तब मैंने एक चीज़ बताई थी भाई, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें कौन कौन सी हैं आपकी? एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस है CO2। याद रखना, CO2 सबसे भारी गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। वायुमंडल में नियर अबाउट ये वैसे तो 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में अपर तक, बट 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये अधिकतम पाई जाती है। याद रखना, CO2 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिकतम पाई जाती है। उसके बाद आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में पाए जाते हैं। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में पाए जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और सबसे अपर में आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो वायुमंडल की नीचे वाली लेयरों में CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और अपर वाली लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं, इनका हमने विवरण कर लिया है। वायुमंडल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या पाया जाता है वायुमंडल में, आज वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में कि भाई ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ऑक्सीजन से।
तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सबको पता है सांस लेने में यूज होती है, जीवों के लिए जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा आग जलाने में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये आग जलाने में सहायक है, आग जलाने में सहायक है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती, ठीक है। तो याद रखना क्या है, ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक है, दहन में सहायक है, दहन यानी वही आपका आग जलाना। अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन है वो ऊर्जा का प्रमुख साधन मानी जाती है, औद्योगिक सभ्यता का भी आधार मानी जाती है, ठीक है। और अगर वनों का अगर विनाश होता है, वनों का विनाश होगा तो ऑक्सीजन का भी विनाश होगा, ठीक है। वनों का विनाश होगा तो ऑक्सीजन का भी विनाश होगा। आपको सबको पता है जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो अगर उनका विनाश होगा तो ऑक्सीजन का भी विनाश होगा, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है, उसके अलावा आपकी जो ऑक्सीजन है वो जीव तो यूज करते ही हैं, रासायनिक अपक्षय यानी चट्टानों के टूटने फूटने में भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमारी आती है नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन ने आग तो लगा दी, पर उस आग को कंट्रोल कौन करेगा? तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन आपकी वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके प्रभाव को कम कर देती है, उसके एफर्ट को कम कर देती है। अगर कोई वस्तु जल रही है तो उसको कंट्रोल में कौन सी गैस रखेगी? नाइट्रोजन। यानी आग को कंट्रोल में कौन सी गैस रखती है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे अंदर जो इश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज, मनुष्य के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, वो भी जलकर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन। और उसके अलावा प्रोटीन का निर्माण भी, मिट्टी में नाइट्रोजन होगा तभी प्रोटीन का निर्माण होगा, तभी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, तभी फसलें उगेंगी। तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने बताया था वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है। थर्ड नंबर पर आती है CO2। CO2 एक पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, सबसे भारी गैस है CO2। वायुमंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो सघनता से पाई जाती है, वैसे ही आपकी आगे तक भी पाई जाती है 90 किलोमीटर तक। पौधे जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर है। सबको पता है पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साइंस में आपने सबने पढ़ी है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो CO2 का यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं। उसके अलावा जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव आपने काफ़ी सुना होगा, जियो में काफ़ी आता है। ये होता क्या है भाई? CO2 एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर ऊष्मा को, प्रकाश को आने तो देती है पर जाने नहीं देती, यानी पकड़ के रख लेती है, अपने अंदर ही अब्जॉर्व कर लेती है और अपना टेम्परेचर लगातार बढ़ा देती है, ठीक है। तो जो CO2 है, इसी की वजह से ही हमारा जो वायुमंडल का जो निचले वाला लेवल है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। औद्योगिक क्रांति के बाद जब आपका औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ, इंडस्ट्री बढ़ी, आपके कोयले जले और फैक्ट्रियाँ बढ़ी, तब उसके बाद वायुमंडल में लगातार गर्मी का लेवल बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है ना, वह क्योंकि वहाँ से फैक्ट्रियों से CO2 निकल रही है, वो वायुमंडल में प्रवेश कर रही है और जिससे आपका ग्रीन हाउस प्रभाव जो इफेक्ट हो रहा है। CO2 की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपका गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में अगर वृद्धि हुई तो हमारे ग्लेशियर लगातार जो पिघलते जा रहे हैं वो ऐसे ही पिघलते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र में जितने भी द्वीप हैं आपके, वो सारे के सारे पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब कुछ आपका CO2 की वजह से है, तो अपनी CO2 को थोड़ा कंट्रोल रखो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गैस है ओजोन के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में भी डिटेल में पढ़ाया है। ओजोन गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन का ही एक अणु है। ऑक्सीजन आपकी O2 होती है, ओजोन आपकी O3 होती है, ठीक है। जो ओजोन है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगर ये किरणें अर्थ पर आ गई तो जो कैंसर है और जो स्किन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपके तेजी से बढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर छेद भी हो गया है ओजोन गैस की परत में, जो कि ठीक नहीं है। उससे लगातार ये किरणें अर्थ पर आ रही है और आप देख सकते हो दिन बाई दिन, डे बाई डे क्या हो रहा है भाई, आपका जो कैंसर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
ओजोन को नुकसान कौन सी गैसें पहुंचाती है, जैसे आपकी सीएफसी गैस हो गई, बहुत सारी गैसें, मीथेन गैस, बहुत सारी गैसें इसको नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा सीएफसी भी ज़्यादा पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उनमें से निकलती हैं सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एसीस हो गए आपके एयर कंडीशनर, उन सब में से निकलती है सीएफसी। तो थोड़ा लिमिट में यूज किया करो। इसके अलावा, इन गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे जलवाष्प। जलवाष्प हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने को तो बस केवल वायुमंडल में ये 4% की मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में जलवाष्प कितने प्रतिशत की मात्रा में पाए जाते हैं? केवल 4। बट जितने भी आपकी ये आंधी हुई, बादलों का बनना हुआ, ओस का पड़ना हुआ, कोहरा पड़ना हुआ, ठीक है, ओले पड़ना हुआ, बारिश का होना हुआ, ये सारी की सारी क्रियाएं जलवाष्पों की वजह से ही होती है, इन 4% की वजह से ही। अगर ये 4% नहीं होगा ना, ये जलवाष्प होते क्या हैं? जल की छोटी छोटी बूंदें होती है जो हमारे वायुमंडल में हवा में लटकी हुई होती हैं, और यही जल की बूंदें मिलकर फिर बादल बनाती हैं, आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है। ये जल की बूंदें नहीं होंगी तो आपके आंधी तूफान बारिश नहीं बनने वाले फिर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलवाष्प हमारे लिए, जो कि हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। और यही जलवाष्प, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जलवाष्पों की मात्रा बहुत अधिक होती है, बट ध्रुवों पर इनकी मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर इनकी मात्रा अधिक होती है, बट अगर बात करें अर्थ के जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उन पर इन जलवाष्पों की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फीला इलाका है, बर्फ पड़ती है, आपको सबको पता है, वो जल की छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर जलवाष्पों की मात्रा कम पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों पर जलवाष्पों की मात्रा अधिक होती है या कम होती है, ठीक है। तो याद रख लेना, अधिक ध्रुवों पर कम होती है, और भूमध्य रेखा जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है और मौसम साफ रहता है, तो वहाँ पर जलवाष्पों की मात्रा अधिक होती है। उपयोगिता क्या है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, सारी की सारी क्रियाएं इन पर निर्भर है, मौसम संबंधी क्रियाएं। उसके अलावा आपका इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष आप देखते हो, रेनबो जो आप देखते हो, वो आपका जलवाष्पों के कारण ही बनता है, जल की छोटी छोटी बूंदों के कारण ही बनता है। उसके अलावा सुबह और शाम जब सूर्य उगता है और सूर्य जब छिपता है, तो आप 2 चीज़ें देखते हो, लाल और नीले रंग की कुछ घटाएं सी देखते हो, छटा सी देखते हो, जिसे क्या कहते हैं जियो में? प्रभामंडल। प्रभामंडल, जो प्रभामंडल है, लाल और नीले रंग की जो घटाएं छाती है सुबह और शाम के टाइम सूर्य के चारों ओर, वो सुंदर दृश्य भी आपका जलवाष्पों के कारण ही बनता है, ठीक है। प्रभामंडल को इंग्लिश में बात करें तो हैलो बोलते हैं, HALO, हैलो, ठीक है। इंद्रधनुष को रेनबो। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी जलवाष्पों के कारण ही संभव हो पाती है। तो जलवाष्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, और क्या पाया जाता है वायुमंडल में? वायुमंडल में धूल कण भी बहुत पाए जाते हैं, धूल कण। अब धूल कण हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होंगे? धूल कण हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। धूल कण कह लो, ठोस कण कह लो, ये हवा में ऐसे कण होते हैं धूल के, जो लटके हुए रहते हैं। इन्हीं धूल कणों पर आपके जलवाष्प लटकते हैं, ठीक है। जो जल की छोटी छोटी बूंदें, वो किसके सहारे लटकी रहती है? इन्हीं धूल कणों के सहारे। ये धूल कण अगर नहीं होंगे तो आपकी जलवाष्प की बूंदें किस पर लटकेंगी, और फिर आपकी मौसम की क्रियाएं कैसे होंगी, घटनाएं कैसे होंगी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है धूल कण। उसके अलावा जो ये धूल कण है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को काफ़ी मात्रा में, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, जो उष्मा है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखते हैं, और प्रकाश को स्कैटरिंग भी कर देते हैं, यानी प्रकीर्णन भी कर देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है भाई? उसको फैला देते हैं चारों ओर, यानी सूर्य से आने वाली उष्मा को एक जगह ना घेर कर उसको पूरी पृथ्वी पर फैला देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, एक जगह गिरेगी तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरी जो जगह है वो उससे वंचित रह जाएगी, तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। तो धूलकण क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली उष्मा को फैला देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं धूलकणों के कारण आपकी धुंध, जो धुंध होती है आपकी धुंध, और जो धूम कोहरा और धुएं वाला जो कोहरा सा होता है, वो सारी चीज़ें आपकी इन्हीं धूल कणों के कारण ही होती हैं, ठीक है। हमारे आसमान का नीला रंग, अगर हम हमारे आसमान के नीले रंग की बात करें, तो आपके जलवाष्प में जो जल की मात्रा है, जल हल्का हल्का ब्लू कलर का होता है, तो आसमान का जो नीला रंग है वो जलवाष्प और धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें अपना आसमान नीला ना दिखाई देकर काला दिखाई देगा। याद रखना, वायुमंडल कैसा दिखाई देगा? काला, ब्लैक कलर का वायुमंडल दिखाई देगा, अंतरिक्ष जैसा। तो ये था सारी की सारी चीज़ें जो हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसे ही वायुमंडल का संगठन भी कहते हैं। क्या?
संगठन कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं कि भाई हमारे वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। आपकी गैसेस, आपके जलवाष्प, धूलकण, जिनसे हमारी सारी मौसम संबंधी घटनाएं कंप्लीट होती हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल के संगठन की तो इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल, ठीक है। सममंडल में आपकी कौन कौन सी लेयर आती है? एक तो पूरी की पूरी शोभ मंडल आ जाती है, ट्रोपोस्फेयर आ जाती है। सेकंड इसी में आपकी आएगी समताप मंडल और थर्ड मध्य मंडल, ठीक है। ये सब मंडल में पाई जाती है आपकी। विषम मंडल में आपकी आ जाएगी आयन मंडल, जिसे ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, आयन मंडल, और लास्ट जो हमारी थी बाह्य मंडल। तो ये सारी की सारी आपके आ जाती है विषम मंडल में, ठीक है। और इनकी सबकी विशेषताएं, इनके अंदर क्या क्या होता है सौर मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, वो सारा मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, शेयर कर दूंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो बेस है इस वीडियो का। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों मिलकर सम मंडल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 की समान मात्रा पाई जाती हैं इन तीनों लेयरों में। विषम मंडल आयन और बाह्य, इनमें आपकी कैसी गैसें होती है? भारी गैसें होती है। इसमें हल्की गैसें होती हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम जैसी, जो वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो ये था आपका वायुमंडल का संगठन। आई थिंक आपको पसंद आया होगा और क्लियर हुआ होगा हर पॉइंट। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपके कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन ईजी से आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो पर विजिट करें। गाइस, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ये जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो केयरफुल होके इन्हें देखिए, नोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।